नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 29 अगस्त 2022 को रेलवे ग्रुप डी का दूसरे शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और पहले फेज का जो आपके 18 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, अगर आप लोग उसकी पेड ई बुक चाहते हैं एक ही पीडीएफ में, तो आप लोग उसे नीचे डिस्क्रिप्शन से परचेज कर सकते हैं। अगर आप लोग सभी शिफ्ट की अलग अलग पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग वेबसाइट पर विजिट करिए और वहां से सभी शिफ्ट की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, करंट अफेयर से एक प्रश्न पूछा गया था कि मई 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि मई महीने में जो नियुक्ति हुई है वो तरुण कपूर की हुई है। और पिछले साल अगर हम लोग अक्टूबर 2021 की बात करते हैं तो जो हमारे उच्च शिक्षा सचिव थे वो भी आपके सलाहकार के पद पर अपॉइंट हुए थे। तरुण कपूर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे भारत के पूर्व पेट्रोलियम सचिव थे, जिनको 2022 में नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार के पद पर अपॉइंट किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 124 से किससे संबंधित है। तो ये जो आपकी धारा है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा इन धाराओं के अंदर बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे देश में सेडिशन लॉ है, जिसे आप लोग राजद्रोह कानून कहते हैं, उसी से संबंधित है आपका 124A। तो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया ये कानून है जो कि आपके भारत में आज भी वैलिड है। इस कानून के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर यह धारा लगती है तो उसे यहाँ पर जमानत नहीं दी जाती है, और यहाँ पर जो व्यक्ति है उसको 3 साल से लेकर के उम्र कैद तक की सज़ा भी कोर्ट के द्वारा सुनाई जा सकती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि आईपीएल 2022 में कितनी टीम शामिल थीं। तो आईपीएल में इससे पहले 8 टीम हुआ करती थी 2021 तक, लेकिन इस साल आपकी 2 नई टीमें आईपीएल में शामिल हुई। इस प्रकार से टोटल 10 टीमें इस बार शामिल हुई थीं। गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट ये दोनों आपकी नई टीमें थीं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि गुजरात टाइटंस के कप्तान थे हार्दिक पांड्या, वहीं पर लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो आपके केएल राहुल इसके कप्तान थे। इस साल की जो विजेता टीम है वो गुजरात टाइटंस है, उप विजेता राजस्थान रॉयल्स रही है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऑरेंज कैप के विजेता जॉस बटलर हैं, और पर्पल कैप का जो खिताब है यानी कि सबसे ज़्यादा विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है वो इस साल युजवेंद्र चहल ने बनाया है। अगला प्रश्न पूछा गया, ये रिपीट हुआ है कि जनवरी 2022 में उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सबसे कम उम्र में सुपर 100 जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है। तो उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जो कि आपके कटक में इस साल आयोजित किया गया था, आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो महिला एकल का खिताब है वो हरियाणा की उन्नति हुड्डा ने जीता। किसने? उन्नति हुड्डा ने जीता था। वहीं पर आपको मैं बता दूं कि पुरुष एकल का जो खिताब है उसको यहाँ पर किरण जॉर्ज ने जीता था। अच्छा, एक कोई प्रश्न शायद फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप से भी आया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो वर्ल्ड कप है इसी साल हमारे भारत में होस्ट किया जाएगा। हालांकि एक लोगों ने बताया उसमें गोल के बारे में पूछा गया था, तो अभी जब टूर्नामेंट हुआ ही नहीं है तो गोल की कोई बात ही नहीं की जा सकती है। फिलहाल एग्जैक्ट प्रश्न क्या था, अगर आप में से किसी को याद है तो नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया स्टैटिक जीके से कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री के द्वारा कहां पर उन्हें श्रद्धांजलि दिया जाता है। तो हमारे महात्मा गांधी जी की जो आपकी पुण्यतिथि है उस अवसर पर दिल्ली में जो राजघाट है वहां पर श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है ये हमने कहाँ से लिया है। तो अभी हम लोगों ने पहले शिफ्ट में ही इसके बारे में डिस्कस किया था, और ये प्रावधान हमने सोवियत संघ के संविधान से लिया हुआ है। आपके संविधान में जो 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, उसी के जरिए आपके संविधान में एक नया अनुच्छेद 51A और एक नया भाग 4A को जोड़ा जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक
और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, ये प्रावधान भी हमने सोवियत संघ के संविधान से ही लिया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि शीशम, साल और सागौन के जो वृक्ष हैं ये आपको किस प्रकार के वनों में देखने को मिलेंगे। तो ये जो हमारे वृक्ष हैं वो आपको आर्द्र पर्णपाती वन में देखने को मिलेंगे। जब हम लोग आर्द्र पर्णपाती वन की बात करते हैं तो जहाँ पर आपके 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है उसे हम लोग आर्द्र पर्णपाती वन कहते हैं। मतलब उस रीजन में आपको ये वन देखने को मिलेंगे। मुख्य रूप से आपके उत्तरी पूर्वी भारत के जो राज्य हैं, हिमालय के जो आपके बिल्कुल सटे हुए राज्य हैं, पश्चिमी घाट के जो पूर्वी ढाल हैं, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे। इसमें आपको सागवन, साल, शीशम, महुआ, आंवला और कुसुम के पेड़ मिलेंगे। वहीं पर इसी से मिलता जुलता आपका शुष्क पर्णपाती वन है जहाँ पर 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। ये वन जो आपको कम वर्षा वाले स्थानों में देखने को मिलते हैं। इसमें आपका पलास हो गया, अमलतास है, बेल है, खैर है, अक्साइड है, ये सारे पेड़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। तो ये मनोनीत करता है टोटल 12 व्यक्तियों को। कितने? 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। इसकी जो वर्तमान में स्ट्रेंथ है वो आपकी 250 सदस्यों की है। राज्यसभा की संरचना के बारे में प्रावधान आपको आर्टिकल 80 में देखने को मिलेगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि 250 में से 12 नॉमिनेट होते हैं, जबकि 238 मेंबर जो हैं वो आपके राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से चुनकर आते हैं। अगला प्रश्न ये शायद पहले शिफ्ट में पूछा गया था कि जीडी बिरला अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है या फिर 31वां जीडी बिरला अवार्ड किसे दिया गया। तो ध्यान रखिएगा जो आपका के बिरला फाउंडेशन है उसी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और इस साल की अगर हम लोग बात करते हैं तो नारायण प्रधान जी को ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में जो पंचायती राज विभाग है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अब देखिए जब हम लोग केंद्र सरकार की बात करते हैं तो केंद्र सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं वो आपको दिल्ली में ही मिलेंगे। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। पंचायती राज विभाग का जो मुख्यालय है वो आपको दिल्ली में मिलेगा। तो दिल्ली आपका ऑप्शन में था, चेन्नई था, जयपुर था, शायद केरल का कोई स्थान था, तो दिल्ली इसका हो जाएगा करेक्ट। बाकी पंचायती राज मंत्रालय की बात करें तो 2004 में इसका गठन किया गया था, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। और वर्तमान में जो हमारे पंचायती राज मंत्री हैं उनका नाम गिरिराज सिंह है। पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है वो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान से किया गया था। अगला प्रश्न, ये प्रश्न कुछ अलग तरीके से आया था, कुछ फाइनेंशियल रेवोल्यूशन के बारे में पूछा गया था। तो प्रश्न क्या था आप लोग मुझे बताइएगा। हालांकि एक बच्चे के द्वारा पहले यही बताया गया कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में किसके ऊपर फोकस किया गया था। तो इसमें बुनियादी और भारी उद्योगों का विकास और औद्योगिकीकरण के ऊपर फोकस किया गया था। आपको पता होना चाहिए पीसी महालनोबिस मॉडल के ऊपर ये बेस्ड था। और 1956 में हमारी औद्योगिक नीति संकल्प को भी संसद ने पारित किया था। ये वाला प्रश्न एग्जैक्ट क्या था वो आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। अब आते हैं केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री में एक प्रश्न था कि CnH2n+2 किसका रासायनिक फार्मूला है। तो बहुत ही सिंपल सा है। जब हम लोग CnH2n+2 की बात करते हैं तो ये आपके एल्केन का फार्मूला होता है। किसका? ये आपके एल्केन का फार्मूला होता है। बाकी एल्कीन की बात करें तो CnH2n होता है। एल्काइन की बात करें तो CnH2n-2 होता है। यहाँ से भी कई सारे प्रश्न ऑलरेडी आ चुके हैं, तो एटलीस्ट ये सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न फिर देखिए रिपीट हुआ कि धावन सोडा का क्या उपयोग होता है। शायद आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें जो इसका उपयोग नहीं है उसे आपको चूज करना था। तो सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा की बात करें तो कांच, साबुन और कागज उद्योग में, सुहागे के निर्माण में, सफाई करने वाले जो चीज़ें होती हैं उसमें, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। शायद एक ऑप्शन आपको दिया गया था कि जो हमारे अग्निशामक होते हैं उसमें CO2 के उत्पादन में इसका यूज होता है। तो ध्यान रखिएगा CO2 के उत्पादन में आपके खाने वाले सोडे का यूज होता है। तो वही ऑप्शन आपका गलत था। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारा बेंजोन का मॉलिक्यूल होता है इसमें आपको कितने डबल बॉन्ड मिलेंगे। तो सुबह वाले शिफ्ट में भी मैंने आपको बताया था, उसमें आपसे सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछा गया था। सिग्मा बॉन्ड की संख्या टोटल 12 होती है बेंजीन में, पाई बॉन्ड की संख्या टोटल 3 होती है।
और अगर हम लोग डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो इसमें आपको 3 डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। ये जो डबल बॉन्ड है वो आपके कार्बन कार्बन के बीच में अल्टरनेट होते हैं। बेंजीन की अगर हम लोग बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है C6H6, यानी कि ये हमारी एक रिंग समान संरचना होती है जिसमें आपको 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन के परमाणु देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड की अपक्रिया से क्या उत्पाद बनता है। तो ध्यान रखिएगा, लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड से अपक्रिया करता है तो इससे बनता है लेड आयोडाइड और आपका बनता है पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये हमारा एक द्विविस्थापन अपक्रिया है, या फिर इसे आप लोग एक अवक्षेपण यानी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे जब लेड नाइट्रेट जो कि एक एक्वस सोल्यूशन है, 2KI ये भी आपका एक्वस है, ये दोनों जब अपक्रिया करते हैं तो Pb जो NO3 के साथ में था ये आपका I के साथ चला जाता है, और K की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके NO3 के साथ में चला जाता है। KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट ये हमारा एक एक्वस सोल्यूशन बनता है, जबकि अगर हम लोग लेड आयोडाइड की बात करते हैं तो वह एक प्रेसिपिटेट के रूप में यहाँ पर फॉर्म होता है। तो ध्यान रखिएगा, यह एक द्विविस्थापन अपक्रिया है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि दिए गए कथनों के ऊपर विचार करिए। एक स्टेटमेंट में आपसे कहा गया था कि न्यूलैंड की जो आवर्त सारणी थी उसमें टोटल आपके 56 एलिमेंट थे, और दूसरे स्टेटमेंट में ये कहा गया था कि तत्व अपने से 8वें तत्व के साथ गुणों में समानता रखता है। तो अगर आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है, जबकि दूसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ पर हो जाएगा सही। न्यूलैंड के समय जो टोटल आपके ज्ञात एलिमेंट थे इनकी संख्या थी 62। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जॉन न्यूलैंड ने जो आपके ऑक्टेव का रूल दिया था उस समय आपके 62 एलिमेंट मौजूद थे। मेंडलीव में थे आपके 63, जबकि जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें आपको 118 एलिमेंट मिलेंगे। फिर देखिए, एक प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा गया था, हालांकि एग्जैक्ट डेटा मेरे पास नहीं था तो डेटा मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, बस आपको समझाने के लिए मैं ये प्रश्न लेकर के आया हूँ जिससे आप थोड़ा सा इसको समझ सकें। देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपको ज्ञात करना था। अगर वस्तु की दूरी 24 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर है 12 सेंटीमीटर। अब ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, जिसे हम लोग साइन कन्वेंशन कहते हैं। देखिए, जब हम लोग अवतल दर्पण की बात करते हैं तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी निगेटिव होगी, वस्तु की दूरी निगेटिव होगी और इमेज की दूरी होती है निगेटिव। लेकिन एक केस यहाँ पर ऐसा है कि जब आपका प्रतिबिंब की जो दूरी है वो हो जाती है पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपके सामने वस्तु की दूरी दी गई है, चलिए ये तो हमारा निगेटिव हो गया, प्रतिबिंब की दूरी आपकी दी गई है। अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि जो हमारी प्रतिबिंब की दूरी है वो 12 सेंटीमीटर है, ये पॉजिटिव होगी कि या होगी निगेटिव। दोनों इमेज को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर के बहुत ही पास होता है तो उस स्थिति में उसकी जो इमेज है वो बनती है पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे होंगे तो जो आपके वस्तु की दूरी है वो 24 सेंटीमीटर है और यहाँ पर जो इमेज बन रहा है वो आपके 12 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बन रहा है। इससे साफ प्रतीत होता है कि जो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो आपके लेंस से दूरी पर है और जो हमारी इमेज है वो लेंस के साइड में ही बनेगी, यानी कि v को भी हम लोग यहाँ पर लेंगे निगेटिव। तो फार्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई एफ इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। अब यहाँ पर आप लोग माइनस वैल्यू के साथ में पुट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई -24 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -12 हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो 24 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ से -1, यहाँ से -2, यहाँ से -3 डिवाइडेड बाई 24 होगा। वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पर -8। अब देखिए, अगर हमने यहाँ पर गलत साइन लिया होता तो आपकी जो फोकस दूरी है वो पॉजिटिव भी हो सकती थी, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता। तो आप देख सकते हैं फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होती है, u आपका नेगेटिव ही होगा और यहाँ पर ये हो जाएगा -VE, यानी कि इमेज की दूरी भी यहाँ पर होगी नेगेटिव। अगला प्रश्न पूछा गया कि उत्तल लेंस के लिए वस्तु को 2f1 और f1 के बीच रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो उत्तल लेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो आपका इमेज है वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, जबकि ये इमेज आपके 2f2 से दूर होगी।
ये देख सकते हैं, ये वाला कंडीशन है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 2F1 और F1 के बीच में रखा हुआ है और इमेज जो आपकी बन रही है वो 2F2 से दूर है। इमेज देख करके ही आप समझ जाएंगे कि इमेज एक तो हमारी रियल है, क्योंकि रियल लाइन के इंटरसेक्शन से बन रही है। ये आपके मुख्य अक्ष के नीचे है, यानी कि उल्टी इमेज है। और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि जो आपका वस्तु है इससे काफ़ी बड़ी इमेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि 8 ओम और 16 ओम के दो रेजिस्टेंस हैं जो कि श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का भी डेटा सही नहीं है, क्योंकि मुझे केवल इतना पता था कि आपके इससे प्रश्न पूछा गया था, बस डेटा को मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया है। तो 8 ओम और 16 ओम के जो रेजिस्टेंस हैं वो श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। तो 1 सेकंड में उत्पन्न ऊर्जा क्या होगी, या फिर आप कह सकते हैं हीट एनर्जी क्या होगी। तो श्रेणी क्रम में है तो पहले आप लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। R इक्वल टू 16 प्लस 8, यानी कि ये वैल्यू हमारी 24 ओम हो जाएगी। उसके बाद में जब हम लोग हीट एनर्जी की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है I² RT, लेकिन I तो हमें पता नहीं है, तो I के स्थान पर हम लोग यहाँ पर रखेंगे V डिवाइडेड बाई R। इसको सॉल्व करेंगे तो नया फार्मूला आएगा V² T बाई R। वैल्यू आप लोग रख देंगे, V की वैल्यू 6 है तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 और समय आपका 1 सेकंड है मल्टीप्लाइड बाई 1, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो आपका 24 है। डिवाइड आप लोग करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1.5 जूल। कितनी होगी, 1.5 जूल हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होगी, यानी कि रेजिस्टिविटी की बात हो रही है, और रेजिस्टिविटी आपकी सबसे अधिक होती है नाइक्रोम की। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये आपके इलेक्ट्रिक करंट के लिए सबसे ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट शो करता है, और इसीलिए इसका यूज आपके इलेक्ट्रिक जो डिवाइसेज हैं उसके अंतर्गत किया जाता है। बायोलॉजी से केवल मुझे आज 2 ही प्रश्न मिले हैं। एक प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जी उत्पाद में यूरिक अम्ल होता है। अब ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग यूरिक अम्ल की बात करते हैं तो जितने भी आपके रेप्टाइल्स हैं, जितने भी आपके बर्ड्स हैं, जितने भी आपके इंसेक्ट्स होते हैं, इनका जो उत्सर्जी उत्पाद होता है, यानी कि इनका जो यूरिन होता है, उसमें आपको यूरिक अम्ल देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग अमोनिया की बात करते हैं तो जितने भी हमारे मरीन स्पेसीज हैं, यानी कि जैसे आपकी मछली वगैरह हो गई, तो इनका जो यूरिन होता है उसमें आपको अमोनिया देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम लोग यूरिया की बात करते हैं तो जितने हमारे मैमल्स हैं, जितने हमारे मैमल्स हैं यानी कि स्तनधारी है, जिसमें आपका ह्यूमन भी शामिल होता है, तो इसके उत्सर्जी उत्पाद में आपको यूरिक अम्ल देखने को यूरिया देखने को मिलेगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब हमारे लीवर के अंतर्गत एमिनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है तो उस स्थिति में इसी के द्वारा यूरिन का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पौधे की जो जड़ होती है वो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करेगी। भैया जाहिर सी बात है कि जो पौधे की जड़ है वो रहती है मिट्टी में, तो कहीं ना कहीं जो इसको ऑक्सीजन मिलेगा वो मिट्टी से ही मिलेगा। जब हम लोग मिट्टी की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत छोटा छोटा सा स्पेस होता है, उसी स्पेस में आपको ऑक्सीजन गैस देखने को मिलेगी, और उसी में जो ऑक्सीजन होती है उसी को पौधे की जड़ के द्वारा यहाँ पर ग्रहण किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मृदा में जो खाली स्थानों में उपस्थित ऑक्सीजन होता है उसी को यहाँ पर पौधा ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से सेकंड शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। कुछ प्रश्न आपके इधर उधर के हो सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे वैल्यू नहीं पता थी, तो आप लोग वैल्यू जरूर बताइएगा, जिससे मैं इसकी PDF जब आपको प्रोवाइड करूं तो उसमें सारे ऑथेंटिक डेटा के साथ में आपको प्रोवाइड किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।